नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में के संदर्भ में मुकेश सहनी की। और आपसे भी एक सवाल में मेरा है और मैं भी उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास आपके साथ अभी करूंगा कि महागठबंधन में क्यों अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया। लगातार मुकेश सहनी इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि यदि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो जो निषाद समाज के लोग हैं, जो मुकेश सहनी से जुड़े हुए अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो महागठबंधन के साथ नहीं आ पाएंगे, महागठबंधन का साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम लगातार देखें 1995 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक, तो लगातार अगर बिहार में देखेंगे तो नीतीश कुमार के उदय के बाद नीतीश कुमार का राजनीति में, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को चुनौती देने के लिए जो नैरेटिव तैयार हुआ, उस नैरेटिव का पहला पॉइंट क्या था? नीतीश कुमार ने कहा था 1994 में कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले पर आरक्षण लागू होना चाहिए, जो कि लालू यादव नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो नीतीश कुमार ने खड़ा किया था कि कर्पूरी फॉर्मूले पर ही बिहार में आरक्षण लागू होना चाहिए, जिसमें अति पिछड़ों का आरक्षण अलग हो। चूंकि कर्पूरी ठाकुर का मानना यह था कि चूंकि अगर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण एक साथ होता है तो पिछड़े वर्गों की कुछ ही जातियां उस आरक्षण का पूरा लाभ उठा लेगी, और यही कारण है। तो नीतीश कुमार, शुरुआत वहीं से हुई, तो नीतीश कुमार को इसीलिए अब तक, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो फिर कई ऐसे काम किए नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए, जिस कारण से अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार और फिर भारतीय जनता पार्टी, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं के द्वारा एक लाभार्थी समूह देश भर के अंदर तैयार किया। उसमें बिहार में भी एक बड़ी आबादी लाभार्थी समूह के रूप में उभर कर आई, जिसको कि केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का जबरदस्त लाभ मिला। चाहे वो महिला केंद्रित योजना हो, चाहे वो शौचालय का योजना हो, चाहे वो फिर माने फ्री अनाज देने की बात हो कोविड के बाद से, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ता घर देने की बात हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आवास योजना जो प्रधानमंत्री का है उसका लाभ दिलाने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, कई ऐसी योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहा। तो एक लाभार्थी समूह जो उत्पन्न हुआ बिहार की राजनीति में, उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर देखेंगे तो अति पिछड़ा समाज का है। इसीलिए लगातार अति पिछड़ा समाज जो है एनडीए का वोटर बना हुआ है। तो जब तक मुकेश सहनी का यह मानना है कि जब तक सत्ता की भूख अति पिछड़े वर्गों में नहीं जगाई जाएगी कि हमारा कोई उप मुख्यमंत्री हो सकता है, हमारा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, तब तक वो नीतीश कुमार और बीजेपी को छोड़कर मुकेश सहनी के नाम पर या किसी के भी नाम पर महागठबंधन के साथ नहीं आ सकता। यही लगातार मुकेश सहनी इस बात की चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी की इन बातों पर न तो कांग्रेस पार्टी ने कभी ध्यान दिया, तेजस्वी यादव ने भी नहीं ध्यान दिया। तेजस्वी यादव भी तो अब तक अपने फेर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। यहां तक कि जब तेजस्वी यादव से एक बार पत्रकारों ने पूछा कि भाई उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी के बारे में आपका क्या कहना है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे यहाँ तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। मतलब उसको वैसे ही टाल दिया तेजस्वी यादव ने, जैसे राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे को घुमा दिया था। सेम चीज किया तेजस्वी यादव ने भी। तो सवाल ये उठ रहा है, मेरा आज का सवाल आपसे यह है कि यदि मुकेश सहनी बिना डिप्टी सीएम के रूप में घोषित किए बगैर यदि महागठबंधन चुनाव में जाएगी, तो क्या महागठबंधन जिस बात की अपेक्षा कर रही है कि मुकेश सहनी के बहाने पूरा निषाद समाज उसके साथ आएगा, मुकेश सहनी के बहाने अति पिछड़ा वोट बैंक जो एनडीए का है, जो सबसे सॉलिड वोट बैंक है एनडीए का, तो क्या उसमें सेंध मार पाएगी महागठबंधन? इसका जवाब आप दर्शकों से भी अपेक्षित है। आप भी जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आइए और जवाब दीजिए। लेकिन मेरा सवाल उससे आगे बढ़कर निकल रहा है। आगे बढ़कर यह निकल रहा है कि देखिए, अति पिछड़ा समाज का जो नेतृत्व
विशेष रूप से 90 से पहले की राजनीति में हुआ करता था। कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर केवल अति पिछड़ों के ही नहीं बल्कि पूरे कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के अपनी जाति की संख्या बहुत कम संख्या थी, लेकिन फिर भी कर्पूरी ठाकुर ने अपनी नीतियों से, अपनी ईमानदारी से, राजनीतिक शुचिता से अपना एक ऐसा प्रभाव, अपना एक ऐसा आभा मंडल अपनी ईमानदारी से गढ़ा जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता थी। लेकिन उसके बाद जो कर्पूरी ठाकुर की जो धारा थी, जो समाजवादी धारा था, उस समाजवादी धारा को सबसे ज्यादा चुनौती और सबसे ज्यादा नुकसान कहां से मिला? जितना अगर आप देखें, जितने भी अति पिछड़ों का अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें, अगर लोकसभा हो चाहे विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मामला हो, उस आधार पर भी प्रतिनिधित्व कहां से मिला? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आप देखिए लगातार अगर जो अति पिछड़ा सांसद की बात मैं कर रहा हूं लोकसभा में, अति पिछड़ा समाज से जो एनडीए टिकट देती है अति पिछड़ा को, कहां? झंझारपुर। लगातार अति पिछड़ा लड़ता है, धानु जाति के लोग लड़ते हैं, चाहे वो जदयू जीता तो, या 2014 में जब जदयू और बीजेपी अलग अलग लड़ी तब भी बीजेपी का भी उम्मीदवार जो जीत कर गया लोकसभा में वो अति पिछड़ा समाज का था, धानुक समाज का था, वीरेंद्र चौधरी। या फिर जो माने नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव जीत कर जाते हैं रामप्रीत मंडल, ये सब के सब जो है अति पिछड़ा समाज के हैं। लेकिन राजद के अधिकतर उम्मीदवार अति पिछड़ा नहीं थे। अधिकतर 90 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो प्रायः हर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव समर्थित जो उम्मीदवार रहे हैं, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार तो ब्राह्मण हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव का उम्मीदवार यादव जाति के हुआ करते थे। आइए झंझारपुर के बाद चलते हैं सुपौल। सुपौल जिले में भी आप देखिए तो आरजेडी का प्रतिनिधित्व, लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करता रहा है? कांग्रेस से रंजीता रंजन करती रही यादव समाज की, आरजेडी से कौन करता रहा? यादव समाज के लोग करते रहे। तो ये जो कारण है, उदाहरण के लिए मैंने बताया, ऐसा कई उदाहरण है और ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की या फिर आरजेडी के साथ कांग्रेस की यादव राजनीति का मुकाबला अति पिछड़ा राजनीति से होता रहा। तो सवाल यह उठता है कि मुकेश सहनी के बहाने क्या अति पिछड़ा तब भी आरजेडी से जुड़ पाएगा, महागठबंधन से जुड़ पाएगा, जिसका राजनीतिक अस्तित्व ही यादव विरोध की राजनीति पर टिका हुआ है? तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या झंझारपुर में अगर गुलाब यादव या झंझारपुर में देवेंद्र प्रसाद यादव या सुरेंद्र प्रसाद यादव का राजनीतिक अस्तित्व को चुनौती अगर किसी ने दिया तो किसने दिया? अति पिछड़ा समाज ने दिया। तो क्या अगर आरजेडी के साथ रहते हुए, उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए अति पिछड़ा समाज की राजनीति सुरक्षित है? चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे वो सुपौल हो, चाहे वो समस्तीपुर की राजनीति हो, कहीं की भी राजनीति हो, चाहे वो भागलपुर देख लीजिए आप, भागलपुर में भी गंगोता जाति के सांसद होते हैं जदयू से। तो क्या वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार कौन होते हैं? बीच में कुछ बार बीच में बुलो मंडल वगैरह जैसे कुछ लोगों को जो है आरजेडी ने भी टिकट दिया, लेकिन उससे पहले प्रायः आरजेडी का चेहरा तो वहां पर चुनचुन प्रसाद यादव रहा करते हैं। तो आरजेडी का अगर कहीं मान लीजिए भूले भटके अगर अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार रहे भी तो वो केवल नाम के होते हैं, प्रभाव किसका होता है? आज आप उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कितने ताकतवर हैं? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, वहां तो ताकत पूरे का पूरा एक परिवार के अंदर है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये एस्पिरेशन का मामला है, ठीक है, अधिकार का मामला है। तो क्या अति पिछड़ा समाज के अधिकार, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या अति पिछड़ा समाज का अधिकार आरजेडी की राजनीति के साथ सुरक्षित होगी? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, राज्यसभा में आरजेडी से जितने सांसद हैं राज्यसभा में, एक भी अति पिछड़ा नहीं है। मनोज झा है, संजय यादव है, मुसलमान फैयाज अहमद हैं, भूमिहार जाति के भी है, अमरेंद्र धारी सिंह, ठीक है, लेकिन अति पिछड़ा एक भी नहीं है, एक भी अति पिछड़ा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा में है, सवर्ण समाज के हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। जनता दल यूनाइटेड में संजय झा हैं, अति पिछड़ा समाज का एक नेता है वहां रामनाथ ठाकुर राज्यसभा में। लेकिन बीजेपी का 5 सदस्य हैं राज्यसभा में, 5 में 3 अति पिछड़ा वर्ग से हैं। कहार जाति से हैं वहां भीम सिंह चंद्रवंशी, तेली जाति से हैं धर्मशिला गुप्ता, और एक और धानुक जाति से हैं सरोज रंजन पटेल, ऐसे ही कुछ ध्यान में मुझे उतर रहा है। ठीक है, तो ये 3 हैं। इसके अलावा बिहार विधान परिषद में देख लीजिए आप, बिहार विधान परिषद में जितने एमएलसी हैं उसमें अति पिछड़ा समाज से सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व है वो बीजेपी ने दिया हुआ है। आज पान समाज की अपनी पार्टी बनी है, आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी। पान समाज के पहले व्यक्ति भारत के माने आजाद बिहार में पहला व्यक्ति लालमोहन गुप्ता को बीजेपी ने एमएलसी बनाया पिछले वर्ष। कहार जाति के प्रमोद चंद्रवंशी बिहार में विधान परिषद में सदस्य हैं। तेली जाति से वैसे ही राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बिहार विधान परिषद में हैं। मल्लाह समाज के हरि सहनी बिहार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं, ठीक है, पूर्व नेता हैं, ठीक है, अब मंत्री है वो। तो इस तरीके से जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन एनडीए में मिला है अति पिछड़ी जाति को, वो महागठबंधन में नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस दौर में जब मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, तो क्या सवाल यह है मेरा कि क्या डिप्टी सीएम के उम्मीदवार मुकेश सहनी यदि नहीं बने और महागठबंधन चुनाव में गई तो इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा सवाल यह है कि क्या अति पिछड़ा समाज मुकेश सहनी के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिप्टी सीएम का उम्मीदवार भी घोषित हो गए, तब भी क्या अति पिछड़ा समाज आरजेडी और कांग्रेस की राजनीति में अपने आप को, अपना हक जो है उस जितनी उसकी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के लिए आश्वस्त हो सकता है? तो ऐसे कई सवाल हैं, आप दर्शकों से भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है, अब तक इस सब बात जानते हुए भी राहुल गांधी लगातार अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आए। तो इन 10 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आए, अति पिछड़ी जाति की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुकेश सहनी को अब तक डिप्टी सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया है? क्या दिक्कत है उनको? तो इसका जवाब भी आप दीजिएगा। मैं जहां तक समझ रहा हूं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार की राजनीति मुकेश सहनी के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा जो अब तक महागठबंधन ने डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं किया है, उसके पीछे कारण है एआईएमआईएम के द्वारा तैयार किया जा रहा नैरेटिव। लगातार एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर भी लगातार इस नैरेटिव का प्रचार कर रहे हैं मुसलमानों के बीच कि आबादी सबसे ज़्यादा किसकी है? मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान को न विधानसभा में उसकी आबादी के अनुसार टिकट मिलता है, न लोकसभा में उसकी आबादी के अनुसार टिकट मिलता है, न बिहार में मुख्यमंत्री बन पाता है, न उप मुख्यमंत्री बन पाता है। तो लगातार एआईएमआईएम यह नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रही है कि क्या मुसलमान आरजेडी का, तेजस्वी यादव का दरी बिछाने के लिए है? क्या मुसलमान को, तेजस्वी यादव को, किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहिए? यह सवाल भी एक ऐसा सवाल है जो मुकेश सहनी के रास्ते में है। इस डर से भी महागठबंधन, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं। यह भी एक कारण है। शेष अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।